क्या होता है पता है, उस ट्राइब के लड़के और लड़कियां आपस में वहां मिलते हैं, स्कूल जैसा एक कॉन्सेप्ट है उनका, तो टीचर नहीं होता, आपस में मिलते हैं, यंग यूथ, वो लड़के लड़कियां मिलके एक्सप्लोर करते हैं कि हम में से कौन आपस में शादी कर सकते हैं। दे डेट ईच अदर, और उस डेटिंग के बाद वो डिसाइड करते हैं कौन शादी करेगा, कोर्टशिप जिसको हम बोलते हैं। हम कहते हैं कि टिंडर हमारे जमाने में, हम बड़े कमाल के लोग हैं, टिंडर के पापा वहां पर बैठे हुए हैं और सोसाइटी में एक्सेप्टेड है। बड़े बूढ़े बच्चों को भेजते हैं कि जाओ बेटा होटल में जाओ, लड़के लड़कियां वहां जाते हैं, साथ में समय गुजारते हैं, फिर डिसाइड करते हैं शादी करनी कि नहीं करनी है। उनको हम ट्राइब कह रहे हैं, ट्राइब तो हम है जी। अगर ट्राइब का मतलब पिछड़ा होना है तो हमारा बिहेवियर ज्यादा पिछड़ा हुआ है, वो तो ज्यादा प्रोग्रेसिव है हमसे। So anthropology gives us insights about how basically men and women should behave. मेरा सर आपसे सवाल ये है कि ये थॉट्स तो ऑब्वियसली बहुत प्रोग्रेसिव हैं, ये आइडियाज बहुत इवॉल्व्ड हैं, पर एट द सेम टाइम आपने जैसे कहा, आप जितना पढ़ते हैं, जितनी लोगों से बातचीत होती है, जितनी आप दुनिया देखते हैं, आपको समझ आता है आप कितने छोटे हो। हाँ। और आपको समझ आता है कि आपकी थिंकिंग कितनी छोटी है। आपकी थिंकिंग तब इवॉल्व होती है, बट जब व्हेन यू आर 20s, व्हेन यू आर अ यंग बॉय एंड यू आर अ यंग ब्लडेड मैन और हॉट ब्लडेड यंग मैन जो कहते हैं, कैसे आपने मानना शुरू कर दिया कि हाँ ये सोशियोलॉजी बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, ये फिलोसफर भी सही बोल रहे हैं और ये ट्राइब वाली चीजें भी सही हैं? जब मुझे पढ़ने का शौक पहली बार हुआ, चीजें वहीं से बदली। एंड टू बिगिन विद, बिफोर स्टडिंग सोशियोलॉजी, आई स्टडीड ओशो फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके। ही वॉज द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑन माई माइंड। मैं लॉजिकल बचपन से रहा हूं क्योंकि मैं डिबेटिंग में था। सो इफ यू टेल मी समथिंग विच हैज ए लॉजिक विच आई कांट रेफ्यूट, आई विल एक्सेप्ट यू। मैंने डिबेटिंग में यह भी सीखा कि अगर आप गलत हो तो भी हार मान लो। You have not to prove yourself even when you are wrong. When I read ओशो में क्या कि ओशो आपका दिमाग खोल देते हैं। ओशो के लॉजिक्स बड़े इंटरेस्टिंग है, आर्गुमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, बट देयर आर सम कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि उन्होंने लिखा नहीं, सिर्फ बोला, और उसमें जब आप 20, 30, 40 साल तक बोलते रहेंगे तो कई चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। पर ये तो एक सिस्टमेटिक स्टडी है सोशियोलॉजी। जब इसमें पढ़ा सेक्स एंड जेंडर दो अलग चीजें, और जैसे ही उस एक पेज को पढ़ा मुझे लगा कि ये तो, अब तक गधे बने हुए थे हम तो, अब समझ में आया। और वो ये बताता है कि जो आदमी औरत के डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में, उनमें से कम 80-90% दे हैव नथिंग टू डू विद द नेचर और द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है कि बच्चे को जन्म औरत देगी, उसको दूध मां पिलाएगी। इन दो के अलावा बायोलॉजिकल डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो है। घर के अंदर का काम औरत ही करेगी, ये बायोलॉजिकल नहीं है। करेक्ट। प्रॉपर्टी वाले काम, पावर वाले काम, पॉलिटिक्स में मेल रहेगा, एकेडमिक्स में मेल रहेगा, ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये कल्चरल है। एंड जेंडर इज द कल्चरल कंस्ट्रक्ट। इसलिए ए गुड फेमिनिस्ट वुड ऑलवेज से द जेंडर डिफरेंसेस विच आर इलॉजिकल, विच आर कल्चरल, दैट हैव टू बी एलिमिनेटेड। उनको ठीक करने की जरूरत है, और हमें अपने आसपास कोशिश करनी चाहिए कि इन चीजों को थोड़ा रिड्यूस करें, ना कि बढ़ाएं। आसपास जब लड़कियों के साथ आपकी जो फ्रेंडशिप होनी शुरू हुई, ये नॉलेज से आपकी फ्रेंडशिप्स कैसे इवॉल्व हुई? आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेन अराउंड यू किस तरीके से, आपके बिहेवियर, आपकी दोस्तियां गहरी हुई या फिर चेंज हुई? देखिए, इस दुनिया में ना औरत होना बहुत मुश्किल काम है। आदमी होने के बहुत सारे अवैध फायदे हैं जो हमें मुफ्त में मिले हुए हैं। अगर ईमानदारी से समझ लें तो समझदारी है, नहीं तो लठैती करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। मुझे हर महीने 5 दिन पीरियड्स नहीं झेलने पड़ते हैं, तो मेरी जिंदगी का 16.6% टाइम बच गया जो उनका नहीं बचा। मुझे बच्चा पैदा करने के लिए जो मेरी भूमिका है वो केवल कुछ मिनट की है। मुझे 9 महीने बच्चा पेट में पालना नहीं है, उसके बाद अगले कुछ साल तक उसको दूध नहीं पिलाना है, तो मेरी जिम्मेदारियां बहुत कम है। मैं मौज मस्ती कर सकता हूं, जितनी चाहूं कर लूंगा। बच्चा ठीक से नहीं पढ़ेगा, ठीक से नहीं बढ़ेगा, तो मुझे कोई दोष नहीं देने वाला है, दोष पूरा वाइफ का आएगा, क्योंकि ये मान लिया गया कि नर्चरिंग करना उन्हीं का काम है। ऐसी हजारों चीजें हैं। और जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि अरे यार, सिर्फ एक वाई क्रोमोसोम से बच गया मैं,
तो आपको इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि जो नहीं बचा आप एम्पैथी कम से कम रखें और समझें कि अगर उसको 5 दिन परेशानी होती है तो वो परेशानी केवल उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरे समाज की जिम्मेदारी है। एंड आई एम वेरी लकी टू चेंज माई थॉट्स टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। तो मेरी जो फ्रेंड्स हैं कॉलेज के ज़माने की, अच्छी फ्रेंड्स हैं, हमारी बढ़िया बातें होती हैं और हम लोग मतलब सेक्सिज्म हमारे बीच में कभी नहीं आता, स्टीरियोटाइपिंग जेंडर की नहीं आती है। हम लोग अभी बैठते हैं कॉलेज के दोस्त, खुल के बोलते हैं अपनी बात और उस समय पता है कि कोई जजमेंटल वहां पर नहीं होने वाला है, खुल के अपनी बात करते हैं। एंड दैट इज ए वेरी रिलीविंग थिंग स्पेशली फॉर द विमेन, क्योंकि मेन के पास कम से कम अपनी बात कहने के रास्ते ज्यादा हैं समाज में, विमेन के पास कम है। सो दे हैव एटलीस्ट वन सेफ स्पेस वेयर दे कैन स्पीक देयर हार्ट। तो ये हम इंश्योर करते हैं। आप तरुणा मैम को इस समय मिले थे? हम लोग मिले थे लगभग 1995 में, व्हेन आई वाज 21 and a half। सोशियोलॉजी के बाद? नहीं, लगभग सेम टाइम हमारा, उसी समय पढ़ रहा था कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं 1 साल सीनियर था और 1 साल जूनियर थी। डिबेटिंग में ही बेसिकली मिलना हुआ था। शी हैड कम टू लिसन टू सम डिबेट्स, आई वाज द पार्टिसिपेंट। फिर हमारी बातचीत होनी शुरू हुई, कुछ संयोग भी उसमें रहे मिलने में। फिर हम लोगों ने 97 में शादी कर ली थी, वेरी अर्ली। मैं उस समय 23 साल का था। आपको इतनी जल्दी कैसे यकीन हो गया था कि दिस इज द वुमन फॉर मी? इतना तुम सोचते भी नहीं थे उस समय। आजकल की जनरेशन बहुत सोचती है क्योंकि इनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। हमें तो कभी दिमाग में सब आता ही नहीं था। बात हुई, ठीक लगा तो हो गया, इतना क्या सोचना है। ओवर थिंकिंग भी तो प्रॉब्लम अपने आप में, तो ठीक है, शादी कर ली। आपके रोल अपने रिलेशनशिप में हमेशा से इक्वल थे या फिर आपने भी कुछ सीखने की कोशिश की जब वो आपकी लाइफ में आई हैं? मतलब हमारे घर में मेरा ख्याल है कि उनकी ज्यादा चलती है मुझसे ज्यादा, पर ये तो सबका ख्याल होता है शायद। पर मैं काफी हद तक ऑब्जेक्टिव हूं, तो अगर उन्होंने कोई फैसला कर लिया तो जनरली वो सब मानते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मामलों में फिर मेरी बात ज्यादा सुनी जाती है। तो डिवीजन ऑफ लेबर मेरे ख्याल से हमारा ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल, ऑलमोस्ट इक्वल जैसा है, मतलब डोमेस्टिक स्पेस में हमें कह सकते हैं। एक मुझे काफी ये भी बहुत कूल चीज लगी कि एट दैट टाइम आपने दृष्टि IAS तरुण मैम के साथ फाउंड किया, विच इज नॉट समथिंग दैट अगेन अभी भी, मतलब फीमेल फाउंडर्स हमारी कंट्री के अंदर कितने कम है। ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग की जो मैं फाइडबैक कोशिश कर रहा हूँ, एक मेल इनसिक्योरिटी भी होती है ना, ये वर्किंग विद अ पार्टनर। आपको उन चीजों से कभी कोई स्ट्रेस नहीं था? अब यू वर वेरी सिक्योर ऑलवेज। ईगो को आपने कभी थॉटफुली ओवरकम किया है? मतलब ईगो तो आती है, इससे तो कोई नहीं बच सकता है। ईगो कभी कभी उनको भी आती होगी, कभी मुझे भी आती होगी। कई बार हमें लगता है कि हमारा सोचने का तरीका ही ऑथेंटिक है, ज्यादा ठीक है। पर मैंने एक चीज सीखी है कि पर्सपेक्टिव्स दूसरों के सुन लेने से कई बार फैसले अच्छे होते हैं। सो ऑल्दो शी इज नॉट मच इनटू द मैनेजमेंट राइट नाउ इन दृष्टि, but many times whenever the crisis comes, she becomes a troubleshooter in some sense. जैसे किसी बहुत अच्छे टीचर को दृष्टि में लाना है और किसी वजह से हम नहीं मैनेज कर पाए, so maybe she will talk and that person will come. ऐसा 2-3 बार हुआ है। So फिर दूसरी बात है कि मैं ठीक ठाक एम्पैथी वाला इंसान हूं, पर उनमें मुझसे एम्पैथी बहुत ज्यादा है। हमारी कंपनी, मेरा ख्याल है कि HR प्रैक्टिसेस में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। लाइक वी आर वन ऑफ फ्यू कंपनीज जहां मेंस्ट्रुअल लीव भी पेड मिलती है। यस, आई थिंक बहुत कम कंपनियां भारत में ऐसी है। आप भी करते हैं? लेकिन मैं ये ईमानदारी से महसूस करता हूं कि जो लोग हमारे काम करते हैं उनकी जितनी केयर वो करती है, मैं उतनी नहीं कर पाता हूं। फिर इसी तरह से जो जिंदगी में, मैं तो मनहूस टाइप का आदमी हूँ, बहुत ही अकेला रहना पसंद करता हूँ, बुक्स पढ़ता रहता हूँ। मतलब बहुत लाइवली उस तरह से नहीं हूँ कि मैं उछल कूद मचाता रहूँ। घर में अगर मैं अकेला हूँ तो घर और शमशान घाट एक जैसा हो जाता है, उस दिन कब्रिस्तान जैसा घर बन जाता है। उनके होने से यह है कि घर में लाइवलीनेस रहती है।
वो है तो शोर शराबा हल्ला गुल्ला कुछ ना कुछ होता रहेगा, किसी को डांट ही पड़ती रहेगी, किसी से मोहब्बत होती रहेगी, कुछ म्यूजिक की आवाजें आती रहेंगी। मैं बड़ा थोड़ा शांत किस्म का आदमी हूँ। सो शी इज वेरी लाइवली, वेरी एंथुजियास्टिक, वेरी मच एनर्जेटिक। तो ठीक है, और दोनों एक जैसे होने से फिर मजा भी क्या है लाइफ में, थोड़ा रहना भी चाहिए। सर एक अगर टिप अगर आप देना चाहेंगे, बिकॉज इस जमाने में सिचुएशनशिप का जो जमाना है उसके अंदर आपका ये इतना लंबा रिलेशनशिप रहा है। पहली बात तो हम लोग इतने 30 मार खा है नहीं कि हम कहें कि हमारा रिश्ता दुनिया में सबसे शानदार रिश्तों में से, ठीक है, मतलब हम लोग जैसे एवरेज लोग होते हैं वैसे ही हैं, शायद थोड़े से बेहतर होंगे। मैं चाहता हूं कि ग्लोरिफिकेशन ज्यादा ना हो, हम ठीक एवरेज कपल है, एक दूसरे को स्पेस देते हैं। ये हमारी ब्यूटी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, स्पेस हम एडिक्वेट स्पेस देते हैं। सो शी लिव्स हर ओन लाइफ, आई लिव माई ओन लाइफ एंड वी लिव टुगेदर एंड वी आर कंफर्टेबल विद ईच अदर। तो उनको कुछ वेंचर करना है तो उनको मुझसे पूछना नहीं है, करेक्ट, बताना है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ और मेरी सपोर्ट है ही। मुझे कुछ करना है, अगर मैं कल को ये भी कहूं कि मैं सब छोड़ के पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूं, मुझे पता है कि एक सेकंड भी नहीं लगेगा, वो बोलेंगे ठीक है चले जाओ। या फिल्म बनाना चाहता हूं, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, बोलेंगे ठीक है चले जाओ। दिस काइंड ऑफ सपोर्ट एंड दिस काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू ईच अदर फॉर देयर डिसीजंस वी हैव, वी एंजॉय दिस स्पेस। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि एक ही वर्क प्लेस पे एक साथ होने में टसल होने का बहुत स्कोप रहता है। पर अगर हाँ एक ही फैमिली में है और कंफर्टेबल है तो एक ही ऑफिस में लगातार साथ में बैठ के अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल लेना वो एक अच्छा तरीका है। सर आपने एक जो बात की है अभी अबाउट, सर हम करते हैं युवा रोड शो, जहाँ पर हम रोड शो, जी हम लोग, इट्स कॉल्ड द युवा रोड शो ऑफ काइंडनेस। हम जाते हैं अच्छा। पूरे कंट्री में जाते हैं। मैं कुछ 150 कॉलेजेस जा चुका हूँ, कुछ 15-20 हज़ार बच्चों से मिल चुका हूँ, यंग लोगों से, स्टूडेंट से, ऑल काइंड ऑफ कॉलेजेस, IITs, एम्स, NITs, NIFTs, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अब जो भी हो, कुछ 35 सिटीज़ में जा चुका हूँ मैं। और हमारा एम ये रहता है कि हम नॉन जजमेंटल स्पेसेस क्रिएट करें जहाँ पर बच्चे एक्सप्रेस करें अपने आप को, क्योंकि उनको स्पेसेस नहीं मिलते। दो स्टेटिस्टिक्स जो आए हैं बहुत बढ़कर हमारे लिए, लड़कियों को जब आप सेफ स्पेस देते हो, अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा लड़कियां जो बात करती हैं वो है हैरेसमेंट के ऊपर, कि एज हमें एनी यंग गर्ल इन टुडेज इन इंडिया टुडे कहीं भी आप जाओ वो बात करेंगी कि उनको हमेशा याद दिलाया जाता है कि वो लड़कियां हैं। एट द सेम टाइम जो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज देखता हूं मैं हर जगह जाकर, वो कहते हैं कि एक बहुत हमारी प्यारी कम्युनिटी बन चुकी है, एक सिस्टरहुड है, लड़कियां हमको सपोर्ट करती है। और हर जगह हमने देखा है सर, एक लड़की अगर बताएगी कि मेरी जिंदगी ये प्रॉब्लम है, उसके बाद हमेशा ये बोलेगी अरे उस लड़की की वजह से मैं आज ठीक हूँ। वो लड़की नहीं होती ना, वो मेरी दोस्त नहीं होती तो मैं शायद आज आगे नहीं बढ़ पाती थी जीवन में। अब आप लड़कों से ये बात करो ना, सरप्राइजिंग या अनसरप्राइजिंग इन मेनी वेज, सबसे ज्यादा बात वो क्या करते हैं लोनलीनेस के बारे में, कि हमारे पास कोई बात करने कोई नहीं है, किससे बात करें हम। और विद इन दैट जब ये बोल भी रहे होते हैं ना, कोई ऐसा लड़का नहीं है जो आके उनको प्यार दिखाए, कोई ऐसा लड़का नहीं है जो आके हक दे, विच इज व्हाट लड़कियां को झप्पियां मिलती हैं जोर जोर से, लड़कियां रो रही हैं एक दूसरे के साथ कि आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर यू। कोई ऐसा लड़का नहीं है जो उठकर बोलेगा कि यार कोई बात नहीं मैं हूं ना। एक दूसरे को बोल रहे हैं कि मैं लोनली हूं, बट एक दूसरे के साथ वो स्पेस क्रिएट नहीं कर पा रहे। कितने लड़कों ने मुझे बोला है, मुझे आज तक किसी ने जिंदगी में, मेरे पेरेंट्स ने मुझे आई लव यू नहीं बोला। नोबडी हैज गिवन मी हग इन माय एंटायर लाइफ, यू आर द फर्स्ट पर्सन सर who has given me a hug। ये सारी बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। उसके बाद then I see something like Andrew Tate happening, कि आप कि एक एंड्रू टेट है जो बार बार बोल रहा है कि तुम्हें जरूरत ही नहीं लड़कियों की, और तुम्हें अपने आप, लड़कों की भी जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है तुमको, तुम्हें सिग्मा मेल बनना है। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना कैसे हो गया? हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं यूपीएससी में, जनरली वो लोग 20s के बाद के होते हैं, 21, 22 से 27, 28 तक। उनका मैच्योरिटी का लेवल जनरली ठीक होता है। और दूसरा, यूपीएससी के जो करिकुलम है वो इतना सुंदर है कि कोई ठीक से पढ़ लेगा तो कायदे का इंसान बन जाता है। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द यूपीएससी फॉर मेकिंग सच सिलेबस। ये कल्चर जितना मैं समझ पाता हूँ, ये जो यंगस्टर्स हैं जिसको जेन ज़ी आजकल हम बोल देते हैं, जो आज के ज़माने में 15 से 20 या 13 से 20 की उम्र के बीच के हैं, उनमें ये ट्रेंड ज़्यादा नज़र आता होगा। और उसके रीजंस हैं। पहले ऐसा क्यों नहीं दिखता था, तो इसकी वजह ये कि पहले ऐसी चीज़ फैलने का स्कोप नहीं था।
एक टेलीविजन था, एक रेडियो था, दोनों सरकार से कंट्रोल्ड थे। तो वही थॉट टेलीकास्ट होगी, रिले होगी जो सरकार अप्रूव करेगी। और सरकार ऐसी बात क्यों अप्रूव करेगी? लेकिन जब से सोशल मीडिया आ गया, व्हाट्सएप आ गया, यूट्यूब है, इंस्टा है, इन सब के बिना नई जनरेशन के लिए लाइफ बहुत मुश्किल है। जितनी आसानी से किसी के थॉट्स आप तक आज पहुंच सकते हैं, पहले ऐसा कभी नहीं था। पहले बड़ा मुश्किल था। हमें अगर एंड्रयू टेट जैसे किसी आदमी को सुनना भी होता तो हम सुन ही नहीं सकते थे जी। एंड्रयू टेट पहले भी थे, पहली बार नहीं हुए हैं। एंड्रयू टेट को ऐसी रीच कभी नहीं मिली थी कि वो हर घर हर फोन के अंदर घुस जाए। और क्यों वो रीच तो चली इसलिए मिल गई, लोग उसी को क्यों देख रहे हैं? पहली बात तो एंड्रयू टेट को मैंने कभी देखा नहीं है और ना मेरे देखने की इच्छा है, मैं क्यों टाइम खराब करूँ अपना। लेकिन एंड्रयू टेट भारत में भी कम नहीं है। भारत के सोशल मीडिया में हिंदी बोलने वाले एंड्रयू टेट भी ठीक ठाक दिखते हैं, जो रात दिन महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। ऐसे लोग तो यहाँ भी दिखते हैं। होता क्या है कि ये जो 13 से 20 की उम्र है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों का उस समय बढ़ता है बहुत ज्यादा। ये बात बायोलॉजिकली साबित होती है बार बार कि मेल सेक्सुअल डिजायर और फीमेल सेक्सुअल डिजायर में बहुत अंतर है। मेल्स की सेक्सुअल डिजायर बहुत तेजी से उठती है, बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाती है। फीमेल्स की सेक्सुअल डिजायर बहुत ग्रेजुअली ऊपर उठती है और उसको शांत होने में ज्यादा समय भी लगता है। इसलिए आप देखेंगे सेक्सुअल रिलेशनशिप की शुरुआत करने में मेल्स का बिहेवियर हमेशा ज्यादा एग्रेसिव रहता है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर आप देखेंगे वही प्रपोज कर रहे हैं, वही ट्राई कर रहे हैं डेटिंग करने के लिए। बाइक घुमा रहे हैं, ऊपर नीचे पहिया घुमा रहे हैं कि किसी तरह से साबित हो जाए कि मैं तुम्हारे लायक हूं। अब टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है, बेचैनी उनके अंदर है, उनको एक्सेस नहीं है फीमेल पार्टनर्स के लिए, ऐसे दोस्त उनके नहीं। वो जैसे माहौल में रहते हैं, बात करने से हिलना मच जाता है कि जैसे पेन मांग लिया, अब बात भी नहीं कर सकते, दिमाग खराब हुआ पड़ा है। ऊपर से इंटरनेट है, पॉर्न सुबह से रात तक देख रहे हैं, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। और पॉर्न देख के एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन ऐसा बन गया है जो रियल लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। उनको बचपन से ये भी सिखा दिया कि ये बहुत गंदी चीज होती है, तो बात भी नहीं कर सकते। ऊपर से कंपटीशन है, करियर बनाना है। लड़के को तो बचपन से पता है कि पूरा परिवार मुझे पालना है और पेरेंट्स के पूरे सपने उस पर टिके हुए हैं। और पेरेंट्स बार बार याद दिला रहे हैं कि बेटा मेरी रिटायरमेंट 10 साल में होने वाली है, तुम्हें ही कमाना है। इसलिए पढ़ाई में मैं खराब हो जाऊं, ये ऑप्शन लड़के के पास उतना नहीं है, उसको ज्यादा स्ट्रेस है। इसलिए 13 से लेके 18-19 साल का जो लड़का है, ये इस दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। ये बच्चे बड़े विद्रोह, हमारा बेटा उस उम्र में है, एकदम घोर विद्रोही होता है कई बार। ठीक है, हम समझ रहे हैं उसके मन में क्या चीजें चल रही हैं। एकदम अकेला है, किसी से बात नहीं कर सकता। तो ये मेल लोनलीनेस दुनिया के सबसे बड़े खतरों में है। और मेल लोनलीनेस के 2 फेजेस हैं। एक तो ये वाला है, इसमें वो बच्चे खुशनसीब है जिनका एक अच्छा गैंग है। वो बच्चे खुशनसीब है जिनके पास अपनी उम्र की एक बहन है और बहन से दोस्ती है जी। एक बहन होने से, उससे दोस्ती होने से आपकी बहुत सारी कुंठाएं इसलिए खत्म हो जाती हैं कि आपको आइडिया रहता है कि लड़की ऐसी होती है, आसपास है, उससे बात हो रही है, तो आपको पता है कि ऐसी होती है, बात भी आप कर पा रहे हैं। और दूसरा, मेल लोनलीनेस जनरली 40 के बाद जो आती है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसलिए आप देखेंगे हार्ट अटैक्स महिलाओं में कम होते हैं, पुरुषों में बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होंगे, लेकिन इसका एक बड़ा फैक्टर लोनलीनेस भी है। महिलाओं में शेयरिंग करने की टेंडेंसी बचपन से बुढ़ापे तक हमेशा रहती है, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव है, उन्हें संकोच नहीं है, झिझक नहीं है। कहीं डांस वांस करना हो, लड़कियां जितना आसानी से डांस करने चले जाएंगी, लड़के आमतौर पर नहीं जाएंगे, वो मनोज बन के बैठे रहते हैं। गाना गाना हो फैमिली में, लड़कियां आराम से गा देंगी, लड़के आमतौर पर नहीं गाएंगे। मतलब अपवादों को छोड़ के, एक्सेप्शन छोड़ के, जहां जहां सहज होके एक्सप्रेसिव होना है, लड़के जनरली पीछे रहते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग वैसी हुई, थोड़ा डिस्टेंस हुआ। फिर उनको ये भी समझाया गया कि तुमको मर्द बन के रहना है, और मर्द बनने में ये होता है कि आप बहुत इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते हैं। ये सब चीजें मिलके उनको घुटन से भरती हैं। और आजकल साइकोलॉजी में ये एक टॉपिक है जो पढ़ाया जाता है कि जो मिड लाइफ क्राइसिस है, 40 के बाद का जो क्राइसिस है, स्पेशली इन द मेल्स, वो अकेलेपन का, जबकि वो विमेन के मामले में आमतौर पर नहीं, क्योंकि उनमें, जिसको आपने सिस्टरहुड कहा, आपस में रिलेशनशिप बना रहता है उनके साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। जैसे
बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो माँ उनसे रोज बात करेगी वीडियो कॉल पे, ये आमतौर पे देखेगा, बाप का नहीं देखेगा। बाप बात भी करेगा तो क्या पूछेगा, और ठीक हो, हाँ पापा ठीक हो, चलो ठीक है पढ़ो। मेरी मदर गई हुई है मेरे भाई से मिलने यूएस में, जब वो बाहर में होती है पापा के साथ, मुझे रोज जब आप रोज बात होती है तो पापा भी बीच में गेस्ट अपीयरेंस के लिए आ जाते हैं। अभी 3 हफ्ते से गए हुए, मेरा पहला मैसेज पापा का आया परसों, माई नेटफ्लिक्स इज नॉट वर्किंग प्लीज फिक्स इट। हम लाइक 3 हफ्ते में मैंने कहा आपने एक बार ये नहीं पूछा तो कैसा है, ठीक है नहीं है, पहला नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा, प्लीज फिक्स। वो रिकंडीशनिंग करने की बहुत जरूरत है। जो माइंडसेट, मेल माइंडसेट है, वो बहुत ही अकेलेपन का, और इसीलिए हार्ट अटैक्स में पुरुष लोग बहुत आगे हैं, सुसाइड्स में पुरुष लोग महिलाओं से आगे रहते हैं इसीलिए। सर तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप अभी जिस सोसाइटी चेंज हो रही है, देखा जाए तो ये प्रेशर तो कम होना चाहिए लड़कों पे शुरुआत में, कि पहले आपका प्रेशर ये था कि आपको यू हैव टू बी मैन ऑफ द हाउस। अगर अभी आपकी पार्टनर अगर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है घर के अंदर, अगर इक्वल लेबर कर रही है घर के अंदर, इक्वल पैसा भी कभी ला रही है, आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। एंड येट देयर इज दिस एंगर अबाउट द वुमन कि यू नो अब मेरा रोल क्या रह गया। इनफैक्ट एक इकोनॉमिस्ट की भी एक स्टडी आई है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है, अक्रॉस मेनी नेशंस, जिन्होंने बताया कि लड़के अभी एक्चुअली यंग लड़के ज्यादा कंजर्वेटिव हो रहे हैं, यंग लड़कियां ज्यादा लिबरल हो रही हैं। क्या आपकी समझ है इस बारे में? ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। तो जिसको आजादी चाहिए वो प्रोग्रेसिव होता है, किसी को आजादी मिलने से जिसकी आजादी कम हो रही है वो कंजर्वेटिव होता है। तो लड़कियां तो उस एंड पे हैं जहां कुछ भी आजादी मिलेगी तो फायदे में है, इसकी उनकी डिमांड है। तो लड़कियां क्यों, जो भी वीकर सेक्शन सोसाइटी का है, चाहे वो माइनॉरिटीज हों, चाहे वो अश्वेत जिनको हम बोलते हैं, वो चाहेंगे कि बराबरी और ज्यादा मिले और जल्दी मिले। लेकिन जिनको ज्यादा मिला हुआ है, जब उनके हाथ से निकलेगा, क्योंकि उनके हाथ से निकल गई तो जाएगा, ऐसे कैसे जाएगा, तो उनको ये फील होगा कि हमें जितने राइट्स पहले थे उतने अब नहीं मिलते हैं। इसलिए पुरुषों का कंजर्वेटिव हो जाना कि नहीं, जो सिस्टम पहले था वही ठीक था, औरतें घर के अंदर रहनी चाहिए, उनके पास फोन नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसा बोलेंगे, स्पेशली वो लोग जो ट्रेडिशनली मेल सोसाइटी के झंडा बरदार हैं, जो उनके संरक्षक हैं, पैट्रन्स हैं, वो ऐसा बोलेंगे। ये फीलिंग कई लड़कों में आजकल होती है कि लड़की हमसे आगे निकल गए, तो क्यों ना निकले आगे। और सारी लड़कियां सारे लड़कों से आगे निकल गई ऐसा थोड़ा ना है भाई। जब तक एस्क्राइब्ड स्टेटस का मतलब हुआ कि जब तक आप जन्म से तय कर रहे हैं कि लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, लड़का पढ़ने जाएगा, तो लड़के आगे निकल रहे थे। इसको जनरलाइज करना कि लड़की हमसे आगे निकल गई, हमें छोड़ दिया, ये तो इंडिविजुअल मामला है। अगर आप कायदे के इंसान हैं, कोई कायदे का इंसान आपको मिल ही जाएगा, इसमें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत क्या है। मेरा सर, मैंने एक ऐसे लड़के से बात किया जो मिडिल क्लास, बिल्कुल आप जो बात करें बिल्कुल सहमत हूँ उससे। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ एक बार कि एक यंग लड़का हमारे साथ काम कर रहा था, अच्छा खासा मिडिल क्लास सही है, यू नो IIT वगैरह से उसके पेरेंट्स ने पढ़ा है। हमारे कुछ आइडेंटिटी पे एक शो, हमको एक कंटेंट पीस बनना था। मैंने कहा तुम्हारी प्राइमरी आइडेंटिटी क्या है? इसने बोला लड़का। मैंने कहा फिर, मैंने कहा क्यों तुम्हें लगती है तुम्हारी प्राइमरी आइडेंटिटी लड़का? उसका जवाब ये आया कि क्योंकि मुझे बार बार दिखाया जाता है लड़कियों से कि तुम लड़के हो। मैंने कहा लड़कियां तुम्हें क्या दिखा रही है लड़कों जैसा? मुझे समझ नहीं आया कौन सा। मैंने बताओ, कहते मैं एक बार ट्रेन पे गया हूँ, धक्का लगा और मैं लड़की पे गिरा, लड़की ने मेरे पे चिल्लाया कि तुम सारे लड़के ऐसे होते हैं। एंड तब से मुझे लगा है कि ये लड़कियां हमको ऐसे क्यों समझती है, सारे लड़के ऐसे थोड़ा ना होते हैं। अब मैंने बोला तेरी जिंदगी में एक इंस्टेंस हुआ है? मैंने कहा और हुए हैं क्या? ऐसे 1-2 हुए हैं। मैंने कहा लड़कियों की जिंदगी के अंदर ऑन अ डेली बेसिस ऐसी 6 घटनाएं होती हैं, उसके बावजूद वो इतने एक्सट्रीम थॉट्स नहीं लेती लड़कों के अगेंस्ट जितने तुम लड़कियों के अगेंस्ट ले रहे हो, क्यों? एंड ही इज लाइक अगर आपके साथ होता आप समझते। मैंने कहा मेरे साथ भी हुआ है। देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं कभी लाइन में लगा हूं, लड़की ने बोला मेरे से पास मत आओ, बट आई हैव अंडरस्टूड कि इट इज कमिंग फ्रॉम फियर। बहुत लड़कियों के साथ जब लड़के पास आते हैं तो कुछ करते भी हैं आगे। तुम अच्छे इंसान हो इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि उसको समझ आएगा, यू नो यू कांट अज्यूम दैट, सो यू हैव टू हैव दैट एम्पैथी। अब व्हेन बॉयज टुडे आर थिंकिंग लाइक दैट, हाउ कैन वी नाउ ओवरकम दिस प्रॉब्लम? बिकॉज ये मुझे लग रहा है दिस विल क्वांटिफाई, दैट इज माई फियर। सो
कैसे इसको ठीक कर सकते हैं हम? एक तो जब तक हम इंटेलेक्चुअली थोड़ा शार्प नहीं होते हैं, हमारी टेंडेंसी होती है चीज़ों को जनरलाइज करने की, जी, कि एक इंसिडेंट हुआ और मान ली कि सब ऐसा होता है। एक लड़के से मोहब्बत नहीं चल पाई, आपने मान ली कि सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं या सारे लड़के ऐसे होते हैं। तो ये टेंडेंसी नॉर्मल है, सबके साथ होता है। लेकिन समझदारी इसमें है कि इस चीज़ से बचें कि भाई एक लड़की ने मुझे कभी कहा कि थोड़ा सा दूर हो जाओ, उस समय तो बुरा लगता है, सीधी सी बात है, किसी को बुरा लगेगा कि इसका मतलब मुझ पर शक किया जा रहा है, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया। बॉम्बे तो इस मामले में काफ़ी इवॉल्व शहर है, दिल्ली इस मामले में कम इवॉल्व है। दिल्ली की किसी बस में या मेरे ख्याल से मेट्रो में भीड़ वाला डब्बा हो, पुरुष बहुत सारे, उसमें कोई लड़की घुस जाए, तो मुझे नहीं पता कि वो अगले 2-3 स्टेशन पर जब निकलेगी तो कितनी जगह उसको छुआ गया होगा और गंदे तरीके से छुआ गया होगा। तो एम्पैथी ही इसका ट्रीटमेंट है कि दुनिया को दूसरों की निगाह से भी देख लो। भाई एक लड़की ने आपको बोल दिया कि तुम थोड़ा दूर खड़े हो जाओ, आप ये नहीं समझ रहे कि कितनी बार झेलने के बाद उसने बात बोली होगी, कितना मजबूर होने के बाद कहा होगा। ये भी तो एक पक्ष है। और लड़के क्यों लड़कियों के दुश्मन बनते जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वही जो सोशल मीडिया की एक्सेस है और जो आप नाम बता रहे हैं एंड्यूटेट वगैरह ऐसे कुछ लोग, क्योंकि ये इम्प्रेशनेबल एज है, ऐसी कोई बात कोई भड़काएगा तो लोग भड़क ही जाते हैं। आपने कभी सुना कि नॉलेज के नाम पे दंगा हो गया हो समझदारी के नाम पे हुआ हो? तो भड़काने के लिए इमोशनल पॉइंट्स होते हैं जी, रेस के नाम पे भड़काना, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत आसान है, सेक्स के नाम पे भड़काना बहुत आसान है। सॉल्यूशन एक ही है, जितना इस तरह का कंटेंट आ रहा है उसकी टक्कर का उससे ज्यादा, उससे बेहतर कंटेंट आए और रीच उसकी बढ़े और लोगों तक समझदारी की बातें पहुंचे, जो जैसे आप ये काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कोई और चैनल डेडिकेटेड इसी थीम पर बात करने के लिए है, यानी मैंने पहली बार देखा है और मेरे आने की बड़ी वजह ये है कि आप एक बहुत अच्छी थीम पे काम कर रहे हैं। बस तो खैर नहीं चल रही थी उस समय, पूरी दिल्ली का माहौल बड़ा अजीब था, हर जगह आग धुआं ये सब था। उनके घर पहुंच के साइन करवाए, बोले कि इतना सीरियस बच्चा मैंने पहली बार देखा है। तो मैंने भी इस बात पे उनको काटा नहीं, मैंने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आपने ठीक ही देखा है। और फिर गया हिस्ट्री ऑनर्स लिया सिर्फ इसलिए कि हिस्ट्री में पढ़ना नहीं पड़ेगा। शंकर जी से मेरी बात चल रही थी, शंकर जी और मैं एक ही बैच के हैं, 90 से 93, ये भी हिस्ट्री के विद्यार्थी थे, मैं भी हिस्ट्री का था। मिले आज हम पहली बार है जीवन में, लेकिन हम एक ही बैच के लोग हैं। फिर मैंने पहले साल में काफी पढ़ाई करके 44% अंक अर्जित किए, जो मेरे पूरे करियर का सबसे खराब स्कोर है। फिर सेकंड थर्ड में बहुत कोशिश करके संभाला तो मैं किसी तरह से 51 तक पहुंचा। मेरे ग्रेजुएशन में 51% अंक हैं। मैं खुल के इसलिए कह रहा हूं कि आप में से जिसके नंबर कम आ रहे हैं चिंता मत कीजिएगा, नंबर जीवन में कहीं काम नहीं आते। इस बात को बिल्कुल बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। और 3 साल मैंने इतिहास कितना पढ़ा, जितना मेरे रूममेट ने नोट्स बनाए थे उतना ही पढ़ा। मेरा एक अच्छा रूममेट था, हालांकि वो हंसराज कॉलेज में पढ़ता था, मैं जाकिर हुसैन में था, और वो नोट्स अच्छे बनाता था। तो वो पता भी करता था कि इस बार क्या क्या आने वाला है, उन्हीं के नोट्स बनाता था, कुछ कहीं से मैनेज करता था फोटोकॉपी। अच्छा दोस्त था मेरा। तो एग्जाम से 7 दिन पहले 8 दिन पहले बोलता था कि ये निगलना है और पेपर में उगलना है। और इस निगल उगल कार्यक्रम में मैं निष्णात था। निष्णात को अंग्रेजी मास्टर कहते हैं, आपकी जनरेशन पता नहीं समझेगी या नहीं। मास्टर का मतलब, एक्सपर्ट का मतलब निष्णात। मैं निष्णात था, ठीक नंबर आ गए, 55% फाइनल ईयर में थे, जो सब एवरेज करके 51 हुए। पर मैं खुशी की बात है कि अपने कॉलेज में, क्योंकि बाकी विद्यार्थी बहुत खराब थे, मैं वहां भी टॉपर था। उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, बाकी बच्चों की भूमिका है। वो मुझसे भी खराब थे, इसलिए मैं टॉपर था। लेकिन मुझे डीयू में सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता था? इलेक्शन लड़ने में, डिबेट्स करने में। हाँ, मैं डिबेटर था, मैं स्कूल में खूब डिबेट्स करता था। मेरे माता पिता का योगदान रहा, उन्होंने मजबूर किया कि मैं मंच पे जाऊं, और मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूं। मैंने डीयू में 3, 4, 5 साल की डिबेटिंग लाइफ में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मंडल कमीशन था, डिबेट्स हुई नहीं है उस साल। उसके बाद से डिबेट्स की। डिबेट मेरे लिए रोजी रोटी का सवाल था। मैं घर से पैसे नहीं लेता था, मेरे घर में पैसे थे भी नहीं उस समय। मैंने 17 साल की उम्र से आज तक अपने घर से एक पैसा भी नहीं लिया है।
और मैंने जो 4-5 साल डीयू में गुजारे, डिबेट से अपना खर्चा चलाया, हॉस्टल का, पढ़ाई का सारा खर्चा चलाया। ये मंच भी मुझे याद है कि मैंने यहाँ भी डिबेट जीती हुई है, इसी मंच पर जीती हुई है। और डीयू में लगभग हर कॉलेज में एक आध डिबेट मैंने जीती होगी, क्योंकि उसकी संख्या कुल मिला के 300-400 से कम नहीं थी 4-5 साल के डिबेटिंग करियर में। अब आप सोच के देखिए कि एक ऐसा अहंकारी व्यक्ति जो जहां जाता है डिबेट जीत जाता है, जिसको अपने बोलने पर इतना गुमान है, और माहौल भी ऐसा होता था कि अगर मैं डिबेट में गया तो बच्चे मान लेते थे कि अब सेकंड के लिए फाइट करनी है, फर्स्ट के लिए नहीं करनी है। ऐसा माहौल, और मुझे इसका अहंकार, गुरूर, ऊपर से एमए करते करते यूजीसी जेआरएफ हो गया था। भारत सरकार ने मान लिया था कि मैं विद्वान आदमी हूं। तो विद्वता का अहंकार गजब भरा हुआ था मेरे अंदर। पहला अटेम्प्ट 96 में देना था, मैं 21-21 साल का हुआ ही था उस समय। हॉस्टल में मजाक चलते थे हमारे दोस्तों के बीच में कि कोई अगर बहुत सीरियसली पढ़ रहा हो तो हम बोलते थे कि और ठीक से पढ़ो, सेकंड रैंक लाना है तुम्हें, क्योंकि फर्स्ट तो तय है, सेकंड ही तो मैक्सिमम अवेलेबल रैंक है, फर्स्ट तो है ही हमारा, उसमें कोई बात ही नहीं होनी। ऐसा अहंकारी व्यक्ति 2 व्यक्तियों के दबाव में एक क्लास में घुसा है। आप पूरा सीन समझ पा रहे होंगे। मैं इस भाव से घुसा हूं कि मुझे क्या पढ़ाएंगे। जेआरएफ होल्डर हूं, यूनिवर्सिटी का सेकंड रैंक होल्डर हूं, 65% नंबर मेरे एमए में थे, कोई मजाक है। लेकिन मुझे एक क्लास होते तो समझ में आ गया कि चुप ही रहना ठीक है, सुनना ठीक है। और मेरे जीवन में अकेली क्लासेस, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, ग्रेजुएशन की 3 क्लासेस, एमए की 5 से 8 मान लीजिए, 10-11 क्लासेस कुल मिला के, और उसके बाद मैं सर के पीछे पढ़ के मैंने सर के साथ कम से कम 60-70 क्लासेस की होंगी, जिद करके। और जब तक मैंने सर से पूरा सिलेबस नहीं पढ़ लिया तब तक मैं बेचैन रहा। कभी कभी सर के घर पहुंच जाता था, रोहिणी में सर रहते थे, कि अगर सर यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो हमें तो शर्म किस बात की आनी है, घर पहुंच गए। हमें क्या पता कि सर मैडम बच्चा उनका पर्सनल टाइम भी हो सकता है कुछ, हमें क्या मतलब उस बात से भाई, हमें आईएएस बनना है, हम जगत गुरु हैं, हमको तो कैसे कोई टाइम नहीं देगा। तो हम तो बेशर्मी से सर के घर में घुस जाते थे कि सर पढ़ाइए कुछ भी करके, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, हमें तो बताइए हिंदी आलोचना, हिंदी उपन्यास के इतिहास बताइए पूरा। असाध्य बिना उस समय नहीं थी, राम की शक्ति पूजा समझाइए, सरस्वती बताइए, अंधेरे में कविता समझाइए। और उन 3 महीनों में जो हुआ, अब मैं उसका थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। मेरी स्थिति ये भी ये है कि मैं जानबूझ के उधर देखने से बच रहा हूँ, मैं जानबूझ के यहाँ देख रहा हूँ। जब मैं 12 साल का था तो मैंने स्कूटर चलाना सीख लिया था। वैसे लाइसेंस की उम्र 18 साल तब भी होती थी, पर हमें पता नहीं था। हम एक छोटे शहर में थे, वहां हर व्यक्ति चलाता था 12 साल की उम्र में, तो हम भी चलाते थे। तो 12 में सीखा, पैर नीचे नहीं लगते थे। तो जब घर पहुंचते थे हम पहले हॉर्न बजाते थे, कोई बाहर आके रोकता था स्कूटर को कि उतर जाए उससे। हम ब्रेक लगाते थे, बड़े भाई रोक लेते थे कि चलो उतर जाओ स्कूटर से। हम वैसे चलाते थे स्कूटर 12 की उम्र में। तो मुझे सिखाया था मुझसे जो नेक्स्ट, मैं सबसे छोटा हूँ, 2 बड़े भाई हैं, तो जो बीच वाले भाई हैं उन्होंने सिखाया था। बड़े विनम्र हैं, इतने विनम्र हैं कि उनके साथ मुझे लगता है कि मैं बड़ा भाई हूँ, जबकि वो मुझसे बड़े हैं, क्योंकि बहुत विनम्र हैं, बहुत अंतर्मुखी हैं। उन्होंने मुझे सिखाया, बढ़िया सिखा दिया, और मैं फर चलाने लगा स्कूटर। जब 15-20 दिन हो गए तब बड़ी हिम्मत करके मैंने बड़े भैया को बताया कि भैया मैंने स्कूटर सीख लिया है। बोले अच्छा चलो देखते हैं। बड़े भैया वैसे ही जैसे बड़े भैया होते हैं, पिताजी की फोटोकॉपी। तो वो पीछे बैठ के बोले चलाओ। अब 15 दिन का मेरा अभ्यास ठीक ठाक था स्कूटर का, और मैं छोटी गलियों में ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके सब चला चुका था, वीडियो गेम जैसा। अब मैंने स्टार्ट किया क्लच। आज की जनरेशन पता नहीं क्लच गियर समझती होगी या नहीं, क्योंकि आजकल तो वो जो आप समझते हो तो बटन दबाया और झूम के चल पड़ा। उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय पहले स्टार्ट करना अपने आप एक प्रोसेस था, किक मारनी पड़ती थी, फिर क्लच दबाएंगे, पहला गियर लगाएंगे, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना, उसी गति से स्पीड देनी है। उनका बैलेंस बहुत जरूरी होता था। बैलेंस ना बने तो या तो आवाज रेस की बहुत तेज आएगी अगर रेस ज्यादा दी, नहीं तो घच 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 करके रुक जाएगा स्कूटर। अब बड़े भैया पीछे बैठे हैं, घच 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 रुक गया।
भैया बोले यही सीखा। मैंने कहा 1 मिनट रुकना भैया। फिर ठीक किया, फिर स्टार्ट किया, फिर घस 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 3 4 5 बार घस घस हुआ। और भैया बोले अभी नहीं, छोटे हो। वो जैसे ही पीछे बैठे मेरा स्कूटर बंद हो जाता था। मेरी हालत कुछ कुछ आज वैसी है। जिनसे सीखा है उनके सामने बोलना है। और मैं इसे जानबूझ के वहां देख नहीं रहा हूं कि वहां भैया बैठे, वरना घस 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 हो गए मेरी गाड़ी रुक जाएगी। और मैं क्यों वहां देख के क्यों बोलूं मैं? तो मैं तो इस भाव से देख रहा हूं कि जैसे शुतुरमुर्गी मुद्रा कहते हैं कि जैसे बिल्ली और कबूतर के बारे में कहते हैं, जब कबूतर बिल्ली को देखते हैं, कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है और कहता है बिल्ली नहीं है। तो कुछ कुछ मैं उसी मुद्रा में आज हूं। उन 3 महीनों में क्या हुआ, असली सवाल ये है। सर ने बड़े विनम्रता वाले भाव से एक इंटरव्यू में कहा कि बरगद के पेड़ में पानी मैंने दिया था थोड़ा सा, इतनी ही मेरी भूमिका है। यह बात सही है कि किसी व्यक्ति के किसी के जीवन में भूमिका दरअसल इसी तरह की होती है कि किसी को आपने पानी दिया, खाद दी, न्यूट्रिएंट्स दिए, यही भूमिका हो सकती है। सवाल यह है कि पानी कब दिया था और कितना दिया था, और पानी केवल पानी था या उसमें न्यूट्रिएंट्स भी शामिल थे। वो पानी उस समय मिला जिस समय पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सूखा पड़ा हुआ था, जब जड़ें सूख चुकी थी। सूख क्या गई थी, गीली हुई ही नहीं थी कभी। और उस समय जब पहली पानी की बौछार अंदर पड़ी और लगा अच्छा पढ़ाई ऐसे भी होती है, पढ़ाई में समझना भी होता है, साहित्य का संबंध इतिहास से भी होता है, फिलॉसफी से भी होता है, सोशियोलॉजी से भी होता है, इकोनॉमिक्स से भी होता है। इकोनॉमिक्स तय करती है कि साहित्य कैसा होगा किसी देश का, किसी समाज का। और तब समझ में आया कि अलग अलग विषय, अलग अलग डिपार्टमेंट तो नाम नाम के हैं, दरअसल तो एक ही चीज को पढ़ने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। इसलिए जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आज हम बोलते हैं कि बहुत जरूरी है, मैंने पहली बार जहां से सीखी वो सर से सीखी। और सर कोई भी विषय पढ़ाते थे तो लगता था कि जैसे चक्षु खुल गए, कि नई कविता या छायावाद। और मैं उस समय लिखने की स्पीड मेरी ऐसी थी कि मैंने सर का एक एक वाक्य लिखा हुआ है, आज तक रखा हुआ रजिस्टर मेरे पास। यहां तक कि सर ने बीच में छींका भी तो मैंने वो भी लिख दिया कि छींक यहाँ पर आई है, कि शायद कोई खास वजह से आई हूँ यहाँ पर भाई, बाद में रिवीजन में आसानी रहेगी। मजाक भी किया, साइड में मजाक भी लिख लिया कि ये मजाक को कोई लिंक होगा इसके साथ, वो मजाक भी याद रहना चाहिए। कई साल तक मैंने वो विषय पढ़ा, वो रजिस्टर्स पढ़े। JRF वगैरह सब होने के बाद पहली बार मुझे साहित्य समझ में आया। अब सीधा योगदान मैं कहूं तो मेरा पहले अटेम्प्ट में सिविल सेवा में सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये तो एक मोटा कथन है ना कि सिलेक्शन हो गया। इसमें सूक्ष्म कथन ये है कि 2 वैकल्पिक विषय होते थे मेरे पास, हिंदी साहित्य था और समाजशास्त्र था। दोनों का 600 नंबर का पेपर था। अगर मैं ये कहूं कि मेरा उन दोनों विषयों से सिलेक्शन हो गया तो ये अधूरी बात है, जब तक मैं ये ना बताऊं कि समाजशास्त्र में 600 में से 247 नंबर थे और हिंदी साहित्य में 600 में से 343 नंबर थे। और इस अंतर की एकमात्र वजह यह थी कि मैंने सर की क्लास से पढ़ाई की थी। इससे मैं कैसे कह दूं कि कोई योगदान नहीं है या बरगद में केवल पानी का योगदान है। उस पानी में कितना पोटेशियम था, कितना मैग्नीशियम था, कितना नाइट्रोजन था या नाइट्रेट था, ये भी तो देखना पड़ेगा। लेकिन ये फिर भी ठीक है, मेरे लिए सिविल सेवक बनना ना मुझे पहले बहुत रोमांच था ना बाद में रहा। मैं तो हरियाणा से हूं जहां IAS का मतलब उस समय लोग समझते भी नहीं थे, अब तो समझने लग गए हैं, तब नहीं समझते थे। तब बोलते थे कि अरे ना पटवारी बनते तो अच्छा रहता, वो ऐसा भाव रहता था। तो मुझे नौकरी से लगाव भी नहीं था, मैंने फिर नौकरी छोड़ भी दी, पढ़ने पढ़ाने की इच्छा हुई। जो असली योगदान है वो दूसरा है। ये तो छोटी बात थी, नंबर आ गए, नोट्स मैंने पढ़ लिए, याद कर लिया, लिख दिया, नंबर आए। बड़ी बात है एक अच्छी नौकरी मिली, उसका सम्मान आज तक मुझे हर जगह मिल जाता है कि सिविल सर्वेंट रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या बात हो गई, लेकिन सम्मान मिल जाता है। उसके बाद
मेरे अंदर एक भूख पैदा हुई। जो व्यक्ति विश्वविद्यालय में केवल इलेक्शन लड़ने के लिए आया हो, उसकी इलेक्शन से अरुचि हो गई। जिसका पर्पस रहा हो कि डूसू प्रेसिडेंट, उसके बाद दिल्ली का सीएम, फिर भारत का पीएम बनना है,